सो है वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल 2025 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ। और ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज होने वाला है। यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है गाइज। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से मैं आपको यही बताऊंगी गाइज कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जीके जीएस कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे, जो कि ये आपका 50 मार्क्स, यानी कि जो है आपका एक क्वेश्चन जो है ये आपके कितना नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप एसएससी सीएचएसएल का दे रहे हैं तो चाहे वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो, या फिर जनरल अवेयरनेस हो, या फिर जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, या इंग्लिश लैंग्वेज हो, ये चार आपसे पूछे जाएंगे। ये चार में भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपका 25 ही रहेगा। और जो आपका जो है पूरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 200 मार्क्स का, जिसमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा ये आपके कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सभी स्टूडेंट से यही कहूंगी कि कोशिश करिए कि जो आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, या जनरल अवेयरनेस हो गया, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इन चारों पे कोशिश करिए अपनी अच्छी पकड़ बनाने की। जितना ज्यादा अगर आप चीजों को आपसे हो रहा है उतना ज्यादा आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि हम एक को छोड़ करके 3 को पढ़े, बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो कि ये गलत है। कोशिश करिए कि आप चारों को लेकर चलिए, ठीक है ना। वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा वीक है, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट कोशिश करिए कि जो है आपको चारों पे पकड़ अच्छी बनानी है, ठीक है ना। तो ये आप दिमाग में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर की जीवन रेखा है। तो मानव शरीर की जीवन रेखा विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर की जो जीवन रेखा है वो प्रोटीन को ही क्यों कहा गया है, ठीक है ना। प्रोटीन को क्यों कहा गया है, तो चलिए इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं कि प्रोटीन ऐसा क्या क्या काम करता है मानव शरीर में जिसे इसे मानव शरीर की जीवन रेखा कहा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है ये कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। इसके अलावा और इसका क्या काम होता है guys? तो इसके बाद जो है ये एंजाइम जो आपका होता है, एंजाइम, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, हार्मोन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटीबॉडी, ये सभी जो है ये किसके बने होते हैं, सभी जो है याद रखिएगा प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन आधारित होते हैं, यानी प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन आधारित होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, आधारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और ये क्या काम करता है guys? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा जो है ये जो है उत्तकों की मरम्मत करता है, ठीक है, उत्तकों की मरम्मत करता है, उत्तकों की मरम्मत, मरम्मत करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys तो याद रखिएगा रक्त का निर्माण करता है, रक्त के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या करता है guys? तो मांसपेशियों का वृद्धि करता है, मांसपेशियों की वृद्धि। ये इसी वजह से जो है ये प्रोटीन को मानव शरीर की जीवन रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा प्रोटीन जो होता है ये जो है इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आपका कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा प्रदान करना या फिर जो है ऊर्जा का स्रोत, दोनों बात एक ही है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा स्रोत,
ठीक है ना। एक बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया हुआ था कि जो है ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका वसा, वसा जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, वसा जो होता है ये ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का भंडार होता है। तो ऊर्जा भंडार अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा होता है, ऊर्जा का भंडारण, भंडारण करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का भंडारण कौन होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये होता है, ये करता है आपका वसा हो गया। ठीक है, एक और लास्ट आपका बच गया, ये कौन सा, विटामिन। तो विटामिन के बारे में आपको क्या याद रखना है, विटामिन के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के दक्षिण के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्षिण के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण ट्राइसिक युग में हुआ है, जुरासिक युग में हुआ है, क्रीटेशियन युग में हुआ है, या फिर पर्मियन युग में हुआ है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हम सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेटेशियन युग में हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कि क्रेटेशियन युग के अगर पूछा भी जाए तो क्रेटेशियन युग के अंत में, ठीक है ना, याद रखिएगा अंत में ये हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये जो है आपके दक्षिण का पठार जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा एक जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लगातार क्या हुआ था, लगातार यहाँ पे जो है ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था। ठीक है ना, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट से इसका निर्माण हुआ। ठीक है ना, अब लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से कैसे निर्माण हुआ, तो याद रखिएगा जब ये विस्फोट हुआ लगातार हो रहा था, तो यहाँ पे जो है ये लावा बह रहा था, और लावा बहते हुए जो है ये लावा के ठंडे होने पर जो क्या होता है, ये परत पे परत चढ़ती गई, और परत पे परत चढ़ती हुई ये क्या बन गई, ये बेसाल्ट चट्टानों की जो है ये परत जो है चढ़ती गई थी। ठीक है ना, किसकी चट्टानों की, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों की परत पर परत चढ़ती गई, क्योंकि ये लगातार हो रहा था ना इसलिए परत पर परत चढ़ती गई, चढ़ती गई, जिससे जो है चढ़ती गई, जिससे किसका निर्माण हुआ गया, तो जिससे जो है आपके दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ। ठीक है ना, जिससे जिससे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ, जिससे इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये आपको और क्या याद रखना है कि जो आपका दक्षिण का पठार है गाइस, इसके बारे में और पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि दक्षिण का जो पठार है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपके जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, राज्य याद रखिएगा, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और तेलंगाना तक फैला है, और तेलंगाना तक फैला है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से, यानी कि वो धीरे धीरे टूटता है, अपक्षयन मतलब होता है। ठीक है ना, तो बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन लिख लीजिए, टूटने सीधे टूटने अगर मैं लिखूंगी तो ये हो जाएगा, तो अपक्षय लिखिए। ठीक है ना, अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनी है, तो याद रखिएगा अपक्षय से जो याद रखिएगा काली मिट्टी बनी है, काली मिट्टी बनी है।
और अगर दक्षिण का पठार जो है यहाँ पे काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान है और इसके अपक्षय से यानी धीरे धीरे टूटने से कौन सी मिट्टी बन गई, काली मिट्टी बन गई। तो काली मिट्टी के लिए जो है कौन कौन सी फसल जो है यहाँ पे उपजाऊ होगी, तो इससे इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण के पठार पे कौन सी फसल जो है सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी है, तो कौन कौन सी फसल हो जाएगी। काली मिट्टी के लिए जो उपयुक्त होती है, कपास हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोयाबीन हो गया, ये जो है काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है ये सारी फसल। इसके बाद जो है आपका ये कौन सा हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी फसल जो है यहाँ पे होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो खनिज में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लौह लॉयस। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो यह देखिएगा मैंगनीज, मैंगनीज। तो ये सारी खनिज पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जितना भी पॉइंट था वो मैं सारा नोट करवा दी और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, संप्रभु, संघीय, समाजवादी या फिर जो है गणराज्य। तो बताइए इसमें से किसका नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय, ठीक है ना। संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघीय की जगह पे जो है ये कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा संघ शब्द का जो है ये प्रयोग हुआ है, संघ शब्द, संघ शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में, जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम प्रस्तावना से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि जो है प्रस्तावना में जो है याद रखिएगा 3 शब्द जोड़े गए थे और एक संविधान संशोधन हुआ था। तो इस प्रस्तावना से याद रखिएगा एक आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1976 में हुआ था, ठीक है। और ये जो संशोधन हुआ था ये कौन सी समिति के सिफारिश पे हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो संशोधन हुआ था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सिफारिश पर संशोधन हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ये जो संशोधन हुआ था याद रखिएगा ये कब हुआ था, आपातकाल के दौरान हुआ था, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान हुआ था। और आपातकाल के दौरान के समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो पूछा भी जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कौन थी सत्ता में, तो इंदिरा गांधी। तो ये होगी आपके 42वां संविधान संशोधन से। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था गाइस, इस 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द, 3 शब्द जोड़े गए। अब 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, तीसरे भी एक एक करके देखते हैं। पहला आपका जोड़ा गया था समाजवादी, समाजवादी। दूसरा कौन सा जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। तीसरा आपका कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता। और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है, तो ये भी याद रख लीजिएगा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह या फिर जो है आलम शाह। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? सैयद शासक, ठीक है ना, पहला सैयद शासक आपसे पूछ रहा है। अगर आपको पता होगा तो दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों में शासन किसने किसने किया था, तो मैं क्रम वाइज बता दे रही हूँ। 5 वंशों में पहला आपका जो था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश भी कहते हैं। इसके बाद जो है आपका कौन सा था? गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद जो है आपका कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा, खिलजी वंश के बाद था आपका तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद जो है आपका था सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद था आपका लोधी वंश। लोधी वंश। और इसके बाद जो है इस वंश के बाद कौन सा आया था? इस वंश के समाप्त के बाद मुगल वंश का शासन आया था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं समाप्त। इस वंश के समाप्त के बाद मुगल वंश का। ऐसा ना आप लोग कुछ और ही समझ ले। लोधी वंश का जब समाप्त हो गया था, समाप्त हुआ था, तो सत्ता में कौन सा आई था? समाप्त होने के बाद जो है मुगल वंश आई थी। मुगल वंश आई, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था गाइस? सैयद वंश, ठीक है ना। सैयद वंश का जो है आपसे पहला शासक पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिज्र खां जो है ये सैयद वंश का पहला शासक है। और सैयद वंश का जो पहला शासक है खिज्र खां, इसने जो है याद रखिएगा, इसने जो है सैयद वंश की स्थापना कब की थी? सैयद वंश की स्थापना, तो ये आपको याद रखना है कि इसने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में। 1414 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि जो है सैयद वंश चौथा ये था शासन करने वाला, क्योंकि गुलाम वंश पहला नंबर पे, खिलजी वंश दूसरे नंबर पे, तुगलक वंश तीसरे नंबर पे, सैयद वंश चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे लोधी वंश। ये जो मैं आपको लिखाई हूँ ये क्रम में लिखाई हूँ, इसलिए आपको सीधा नहीं पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि ये जो मैं आपको लिखाई हूँ ये क्रम वाइज लिखाई हूँ, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कौन से स्थान पे आता है ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है चतुर्थ वंश कौन सा था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि जो है इसने इसका जो शासन जो है ये कब से कब तक चला था गाइस? तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई थी। और इसका शासन जो चला था, शासन शासन चला था कहाँ तक गाइस? तो याद रखिएगा 1414 से लेके 1451 तक। 1451 ईस्वी तक इसका शासन चला था, ठीक है। और जिसमें अगर मैं बात करूं कि खिज्र वंश का शासनकाल कब से कब तक था, सॉरी खिज्र वंश कह रही हूँ, खिज्र खान। तो इसका जो शासन था गाइस याद रखिएगा 1414 से 1421। 1414 से 1421 तक इसका जो है शासन था। ये इसने तब 1414 से 1421 तक शासन किया। इसके बाद जो है इस वंश के समाप्त के बाद जो है ये वंश जब समाप्त हो गया था, तो समाप्त होने के बाद कौन सा वंश आया? तो ये मैं लिखा चुकी हूँ। समाप्त होने के बाद जो है किस वंश का एंट्री हुआ? लोधी वंश का। लोधी वंश आया सत्ता में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो खिज्र खां से एक पॉइंट और याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो है कौन सा दिल्ली सल्तनत का या फिर जो है आपके सैयद वंश का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है ना। सुल्तान की उपाधि उपाधि धारण नहीं की थी, धारण नहीं की थी। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी गाइस? याद रखिएगा, इसने जो है रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। रैयत आला उपाधि धारण की थी।
इसके बाद आपको याद रखना है, एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस सैयद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अंतिम शासक, तो सैयद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था गाइस, तो याद रखिएगा अंतिम शासक था ये आपका जो है आलम शाह। आलम शाह अंतिम शासक था, ठीक है। और इसका जो है आलम शाह का जो है याद रखिएगा, इस ये अंतिम शासक था, तो सैयद वंश ने कितने टाइम तक शासन किया था, तो 1414 से इसका शासन स्टार्ट हुआ था और 1451 तक इसने शासन किया था। टोटल इसने कितना किया था गाइस, तो टोटल इसका हो गया 37 वर्ष, टोटल इसने 37 वर्ष शासन किया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2 या फिर CaO। इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CaOH2 जो है इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। बूझे चूना का अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, ये सामान्य नाम है, ठीक है ना। रासायनिक नाम इसका दूसरा है, रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम क्या है ये मैं लिखा देती हूँ। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसका रासायनिक नेम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, इससे याद रखिएगा ये जो है इसका उपयोग जो है ये कहाँ होता है, बुझे चुने का उपयोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बुझा हुआ चूने का उपयोग होता है कृषि में जो मिट्टी की अम्लता होती है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। कृषि में इसका उपयोग होता है, जो मिट्टी की अम्लीयता होती है गाइस, मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसका उपयोग होता है जो है गारा और प्लास्टर में इसका होता है, गारा और प्लास्टर में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा चलिए अब एक एक करके जो मैं देखते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ CaO, तो ये जो है ये किसका है गाइस, तो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मिल ना जाए इसलिए। CaO ये किसका है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इसका उपयोग इसका जो है याद रखिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम है, तो सामान्य नाम इसका क्या है, सामान्य नाम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सामान्य नाम है, इसे जो है बिना बूझा चूना या फिर क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। बिना बूझा चूना या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे क्विकलाइम कहते हैं, क्विकलाइम, क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है चूना पत्थर को जो है गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना। चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका जो है CaSO4 जो 2H2O, इसका जो है ये क्या होता है, ये होता है, ये किसका सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये सामान्य नाम है, ठीक है ना। रासायनिक नाम इसका क्या है,
तो इसका जो रासायनिक नेम है गाइस याद रखिएगा, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही पूछा जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट। बट याद रख लीजिएगा, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो याद रखिएगा इसका उपयोग होता है मूर्तियों में। मूर्तियों में। इसके अलावा याद रखिएगा दीवार की मरम्मत में। दीवार की मरम्मत में। ठीक है। इसके बाद जो है एक और आपका बच गया है CaCO3। ये तो ये भी याद रख लीजिएगा, CaCO3 जो है ये किसका है guys? तो याद रखिएगा ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मैंने बोला था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके क्या प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। ये तो मैं लिखा भी हूँ, चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो है याद रखिएगा, इसका उपयोग सीमेंट, चूना और कांच वाच बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ स्थित है। तो मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि में है, हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में, या फिर मेडुला ऑब्लोगेंटा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। ये जो है ताप नियंत्रण केंद्र है। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है ये जो है मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। ठीक है ना। तो पहला आप याद रखिएगा ये स्थित कहाँ होता है। ठीक है। तो यह देखिएगा ये स्थित होता है मस्तिष्क के, मस्तिष्क के अग्रभाग, मस्तिष्क के अग्रभाग और जो है अग्रभाग में, और मस्तिष्क के अग्रभाग में क्या होता है, थैलेमस होता है। ये जो है ना ये आपका थैलेमस है। ठीक है ना, थैलेमस के नीचे स्थित होता है, थैलेमस, थैलेमस के नीचे। और ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर। तो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इसकी, इसका आकार कैसे होता है, आकार। तो इसका आकार जो होता है ये बादाम के आकार के जैसा होता है। आप देख सकते हैं इसका आकार कैसा है, बादाम के आकार के जैसा, बादाम के आकार जैसा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये हाइपोथैलेमस और क्या करता है गाइस, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और जो है आपका अंतःस्रावी तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्र को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को ये जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके हाइपोथैलेमस जो है ये किसको किसको नियंत्रित करता है, तो सबसे पहले तो ये ताप नियंत्रण होता है। तो पहला याद रखिएगा कि ये ताप नियंत्रण होता है, ताप नियंत्रण करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भूख प्यास का नियंत्रण इसी की वजह से होता है, भूख और प्यास जो लगती है, भूख और प्यास का नियंत्रण भी इसी की वजह से होता है, भूख प्यास का नियंत्रण। इसके अलावा जो है ये आपका जो है नींद का जगना जो है, जगना और सोना जो है इसी की वजह से होता है। तो नींद जागरण चक्र में यही भूमिका निभाता है, जागरण चक्र। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये कुछ हार्मोन का भी स्राव करता है, हार्मोन का स्राव करता है।
तो ये इसमें भूमिका निभाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि का काम होता है, ये हार्मोन स्राव करती है। हार्मोन स्राव करती है, और ये जो हार्मोन स्राव करती है ना, इसी को नियंत्रित करने का काम इसका होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है सेरिबेलम जो है, ये जो है इसका काम होता है, ये संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाने का काम इसका होता है। और जो है मेडुला ऑप्टोगेंगा जो है, इसका काम क्या होता है गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। श्वसन और हृदय गति को, हृदय गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करती है गाइस, तो ये क्या करता है? ये जो है पीयूष ग्रंथि को जो है ये नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये हार्मोन को नियंत्रित करता नहीं है। इससे अगर आप पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता लिख लीजिएगा, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यही लिखा देती हूँ। ये क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूँ, ये नियंत्रित करता है, ये हर किसी का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। तो ताप का नियंत्रण, भूख प्यास का नियंत्रण, नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? हार्मोन का स्राव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है? तो व्यापारिक पवनें पश्चिमी पवने में चलती है, भूमध्य रेखीय द्रोणी में चलती है, उपोषण उच्च दाब में चलती है, या फिर ध्रुवीय उच्च दाब में चलती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि किस क्षेत्र में चलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं, तो व्यापारिक पवनें जो होती है, ये आपकी किस प्रकार की पवनें हैं? तो ये पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि व्यापारिक पवनें जो है, ये अस्थाई पवने हैं, ठीक है ना। अस्थाई पवने हैं। और अस्थाई पवने जो है, ये आपको याद रखना है, ये जो है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। और ये अस्थाई पवने जो है 3 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सा है? तो पहला हो गया, ये 3 प्रकार की पवने है, तो पहला प्रकार कौन कौन सा हो गया? तो ये 3 प्रकार की, तो पहला हो गया व्यापारिक पवने, व्यापारिक, व्यापारिक पवने। इसके बाद आपको याद रखना है पछुआ पवने, पछुआ पवने। और जो है आपका कौन सा हो गया? ध्रुवीय पवने। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। और जो अस्थाई पवने होती हैं गाइस, ये आपको याद रखना है कि जो आपका अस्थाई पवने होगा, वो किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले जो है, इस पवनों की जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी कि ये जो है उपोषण उच्च दबाव क्षेत्र से जो है भूमध्य रेखीय जो है आपके निम्न दबाव की ओर जो है ये चलती है। तो यहाँ पे लिखें, जो जितनी भी अस्थाई पवने होती हैं, वो आपका जो है स्टार्ट होती है उपोषण उच्च दाब से। उपोषण उच्च दाब से, दबाव क्षेत्र लिखिए। उच्च दबाव क्षेत्र से, उच्च दबाव क्षेत्र से किस साइड चलती है? भूमध्य रेखीय, निम्न दबाव की ओर। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो व्यापारिक पवने जो होती हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये पवने जो है आपके जो है 50 डिग्री से 30 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच चलती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 डिग्री, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है।
अक्षांश के बीच चलती है, ठीक है। इसके बाद जो है जो व्यापारिक पबनी होती है इसका प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है इसका प्रवाह कैसे होता है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे चलती है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध, ये जितना भी लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूँ याद रखिएगा तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चलती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चलती है। और जो है अगर मैं बात करूँ उत्तरी गोलार्ध, इसके बाद जो है आपको याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये हवा का ये दिशा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा का प्रभाव कैसा होता है guys? तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, पश्चिम की ओर जो है यह देखिएगा ये प्रवाह होता है। पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि असम में कटी बिहू एक डैश पेड़ या फिर पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है। तो असम में कटी बिहू जो है ये डैश पेड़ या पौधे के सामने जो है दीपक जलाया जाता है। नीम, तुलसी, केला या फिर बरगद, तो किसके पेड़ या फिर पौधे के सामने जो है दीपक जलाकर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये तुलसी के पेड़ के सामने, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असम में कटी बिहू, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि असम में जो है कितने प्रकार की बिहू है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि असम में 3 प्रकार की बिहू है, मनाई जाती है। 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है। तो कौन कौन सी बिहू मनाई जाती है, तो पहला आपको याद रखना है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू। इसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा हो गया, दरअसल रोंगाली बिहू, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका भोगाली बिहू, भोगाली बिहू, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा है आपका कोंगाली बिहू। 3 प्रकार की मनाई जाती है, जिससे रोंगाली बिहू को क्या कहा जाता है, रोंगाली बिहू को जो है बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू दे दे तो दोनों का आंसर एक ही होता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू बात एक ही है। इसके अलावा बोहाली बिहू आपसे बोला जाए, भोगाली बिहू या फिर आपको माघ बिहू, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोंगाली बिहू बोला जाए या फिर जो है कटी बिहू बोला जाए, इसका बात एक ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर था, आपको यहाँ पे बोला भी हुआ है कटी बिहू या फिर आपको जो है कोंगाली बिहू भी दे सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जो कटी बिहू होता है ये जो है ये कब होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि तुलसी के जो है पौधे के सामने जो है दीपक जलाकर जो है इसकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। यानी कि अगली फसल की कामना की जाती है, ठीक है, कोंगाली बिहू में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि तुलसी पूजा और दीपक जलाना ये जो है इसमें होता है, ठीक है ना। तुलसी पूजा की जाती है, तुलसी के पौधों के सामने, पौधे के सामने
दीपक जलाकर पूजा की जाती है, ठीक है, पूजा की जाती है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका जो है रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो है असम के नव वर्ष की शुरुआत है। नव वर्ष की शुरुआत है, ठीक है। और जो है भोगाली बिहू से आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है भोगाली बिहू एक लकड़ी है जिसका नाम क्या है, मेजी, मेजी जिसका नाम है, ठीक है ना, तो वो मेजी लकड़ी इसमें जलाया जाता है। मेजी जलाकर पूजा की जाती है। मेजी जलाकर जो है ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और कोंगाली बिहू के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में, औरंगाबाद में, देवघर में, मधेरा में। हालांकि ये सारे राज्य के छोटे छोटे जो है वो आपके राज्य के जिले का दे दिए हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है आपका ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पे है? बहुत सारे लोग सिर्फ राज्य याद किए होंगे कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। तो ये तो है मध्य प्रदेश में। तो ये जो है ये आपका खजुराहो के जो है मध्य प्रदेश में, कौन से जिले में, तो ये जो है याद रखिएगा, ये जो है छतरपुर जिला में भी है, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेगा, ये जो है खजुराहो जो है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये छतरपुर जिला में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। और छतरपुर जिला आपका कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है, इनसे रिलेटेड अब एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका निर्माण जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है 1025 से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1050 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके निर्माणकर्ता कौन है गाइस, तो याद रखिएगा इसके निर्माणकर्ता है यशोधर वर्मा, ठीक है ना। ये जो है चंदेल वंश के राजा थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यशोवर्मन वर्मा, यशोवर्मन, यशोवर्मन द्वारा, ठीक है। जो कि यशोवर्मन कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा चंदेल वंश के राजा थे। चंदेल वंश के राजा थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी शैली में बना हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा स्थापत्य शैली की अगर मैं बात करूं, स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली। तो याद रखिएगा ये कौन सी शैली में निर्मित है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपके नागर शैली में। इसके बाद आपको याद रखना है कि कांदारिया महादेव मंदिर जो है ये आपको याद रखना है, ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कांदारिया महादेव मंदिर है जो गाइस याद रखिएगा, ये जो है इसे यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यूनेस्को में इसे मान्यता कब मिला था, यूनेस्को में मान्यता मिला था। तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया गया था 1986 के विश्व धरोहर स्थल सूची में, 1986, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है, ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है जो गाइस याद रखिएगा, इसमें मंदिर का जो शिखर है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा इसका मंदिर का शिखर कैसा दिखता है, मंदिर का शिखर, तो मंदिर का शिखर है मधुबनी के छत्ते जैसा, सॉरी मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो ये जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, तो औरंगाबाद क्या है गैस, तो ये देखिएगा ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। औरंगाबाद जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और ये जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है गैस, तो ये जो है आपके एलोरा और अजंता की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है।
एलोरा और अजंता की गुफा के लिए। अजंता की गुफाएं यही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपका देवगढ़। देवगढ़ जो है ये कहाँ पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा देवगढ़ जो पड़ता है ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है यहाँ पे एक गुप्तकालीन मंदिर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये यहाँ से उतना प्रश्न नहीं बनेगा, तो ये सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं मधेरा की बात करूँ, मधेरा आपका कहाँ है, तो मधेरा आपका है गुजरात में। और गुजरात जो है ये सोमनाथ के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं गाइस, तो यह देखिएगा ये जो है आपका जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 4 अस्थायी सदस्य हैं, 3 अस्थायी सदस्य हैं या फिर 6 अस्थायी सदस्य हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 अस्थायी सदस्य। यूएनसी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। यूएनएससी मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें जो है और टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, तो लिख लीजिए कुल 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से जो है 5 आपका अस्थाई अस्थाई सदस्य देश है और आपका जो है याद रखिएगा 10 जो है अस्थाई सदस्य देश है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो आपके 5 अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य देश पूछे ना पूछे, 5 अस्थाई सदस्य जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य देश है या अस्थाई सदस्य देश नहीं है। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला याद रखिएगा अमेरिका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रूस आ गया जो आपके अस्थाई सदस्य में आते हैं, ठीक है ना, रूस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया, रूस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चीन, ठीक है। चीन के बाद जो है ये आपका कौन सा आ जाएगा, चीन के बाद आपका फ्रांस, और फ्रांस के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया, इससे याद रखिएगा ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। मैं ना इसको एरो को हटा देती हूँ, वरना आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एरो है ना मैं इस ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना, तो कहीं आपको ऐसा ना लगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अस्थाई सदस्य की मैं बात कर रही हूँ, रूस है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो याद रखिएगा और इस ये जो अस्थाई सदस्य होते हैं इन सदस्यों के पास जो है कौन सी शक्ति होती है, अगर मैं बात करूँ कि ये जो अस्थाई सदस्य होते हैं अस्थाई सदस्य के पास कौन सी शक्ति होती है, तो अस्थाई सदस्य के पास जो है याद रखिएगा इनके पास जो है वीटो शक्ति होती है, वीटो शक्ति होती है, ठीक है। वीटो शक्ति होती है यानी कि ये जो है कोई भी प्रस्ताव जो है इनकी असहमति से रुक सकता है, ठीक है ना। अगर ये पांचों जो अस्थाई सदस्य देश है इनके प्रस्ताव से जो है कोई भी असहमति रुक सकती है प्रस्ताव से, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो है इसके स्थापना से रिलेटेड वगैरह बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका है। कहाँ पड़ता है, अमेरिका।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका जो है याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी, विक्रम साराभाई ने की थी, होमी भाभा ने की थी, या फिर सीवी रमन ने की थी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने की थी। तो रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन ने की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी खोज जो है ये कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 को। अच्छा, इन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, तो रमन प्रभाव क्या कहता है गाइस? तो रमन प्रभाव ये कहता है कि यानी कि जो है ये क्या इनका कहना था, इस खोज की थी तो इसमें क्या बताया गया था? इसमें ये बताया गया था कि जब जो है प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो इसका जो है कुछ हिस्सा, ठीक है ना, गुजरता है तो कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। कुछ हिस्सा क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित होता है, हो जाता है। और इसी को क्या कहता है? होकर ये क्या करता है? तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर ये किस में बदल जाता है? इसे याद रखिएगा, तरंग, तरंग दैर्ध्य में, तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। तो इन्होंने इसी को खोजा था, ठीक है ना। तो ये मैं लिखा दी हूँ, इसे याद रखिएगा बस सिर्फ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इन्हीं के जो है, याद रखिएगा इन्हीं के इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। इसके अलावा याद रखिएगा इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1930 में, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इन्हें 1954 में जो है याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1954 में भारत रत्न से, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा इन्होंने जो है रमन प्रभाव, इसे हम रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ये जो होमी भाभा है, होमी भाभा कौन है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है होमी भाभा ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है, ठीक है ना। परमाणु, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है गाइस? तो होमी भाभा, ठीक है ना। और विक्रम साराभाई की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के संस्थापक हैं। इसरो के संस्थापक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक मिनाजुल सिराज हैं, इब्ने बतूता है, फिरोज शाह तुगलक है, या फिर हसन निजामी है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन निजामी है, ठीक है ना। ताजुल मासिर के जो है लेखक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो इन्होंने कौन सी लिखी थी? तो कैसे याद रखिएगा फुताहुत उल फिरोज शाही, ठीक है ना। इनकी कौन सी पुस्तक है फिरोज शाह तुगलक की? फुतुहात उल फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिनहाजुल सिराज, ठीक है ना। मिनहाजुल सिराज के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनकी कौन सी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक है तबकाते नासिर, ठीक है ना। तबकात तबकाते नासिरी, नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है, मिनहाजुल सिराज। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इब्ने बतूता, तो इब्ने बतूता ने लिखा था किताबुल उल रहेला, किताबुल रहेला। तो ये किन्होंने लिखा है, इब्ने बतूता ने, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस, तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने लिखी है आपका हो गया तारीखे अलाई, तारीखे अलाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इन्होंने तुगलक नामा लिखी थी, तुगलक नामा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसके बाद अमीर खुसरो के बाद जो है दूसरा नाम याद रखिएगा, अल बरूनी का, अल बरूनी। तो अल बरूनी की कौन सी पुस्तक है गाइस, तो याद रखिएगा, अल बरूनी की पुस्तक है आपके तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र जो है, ये आपका एक, अंडमान और निकोबार सबसे पहली बात है, ये एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत, या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत, एक काम करते हैं नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पदुचेरी, पदुचेरी जो है ये आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, पुदुचेरी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केरल उच्च न्यायालय, ये किसके अंतर्गत आता है गाइस, कौन, तो याद रखिएगा, ये जो है आपका लक्षद्वीप जो है, ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, लक्षद्वीप। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है दिल्ली, दिल्ली जो है ये किसके, तो ये दिल्ली का जो है, ये दिल्ली ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये इतना हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गाइस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या और याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो है, इसका अक्षांश और देशांतर याद रखिएगा, अक्षांश। तो ये इसका अक्षांश कितना है गाइस, तो याद रखिएगा 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक, 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तर। और जो है अगर मैं देशांतर की बात करूँ, देशांतर, तो देशांतर इसका कितना है गाइस, तो याद रखिएगा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्व में है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1956 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसकी राजधानी कहाँ है गाइस, राजधानी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है इसके बारे में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपका यहाँ का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका अंडमान पदोक, अंडमान पदोक, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा।
अच्छा, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो एक चीज आप और याद रख लीजिएगा, आपको याद रखना है कि जो अंडमान द्वीप समूह है ये किस साइड है। तो अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप जो है ये आपका उत्तर में है, ठीक है ना। ये कौन साइड में है, ये आपके उत्तर में पड़ता है। और जो आपका जो है अंडमान के बाद आपको याद रखना है निकोबार। निकोबार जो है ये आपका कौन साइड है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिण में पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी विकिरण है। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है गाइस, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पराबैंगनी किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, या फिर जो है आपका बीटा किरण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण, ठीक है ना। गामा किरण क्या करता है, ये सबसे हानिकारक क्यों है, क्योंकि गामा किरण जो है याद रखिएगा ये जो है कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ये क्यों नुकसान पहुंचाती है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो गामा किरणें होती है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपका, ये जो है अत्यधिक ऊर्जा वाली जो ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है ना। अत्यधिक ऊर्जा वाली, अत्यधिक अत्यधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विकिरण होती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है ये उत्पन्न कैसे होती है गाइस, ये तो ये उत्पन्न जो होती है ये होती है आपके जो है परमाणु के नाभिक के जो है रेडियोधर्मी क्षय से, परमाणु के नाभिक के परमाणु के नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से, रेडियोधर्मी क्षय, क्षय मतलब धीरे धीरे टूटना होता है। तो परमाणु के नाभिक का जो रेडियोधर्मी धीरे धीरे टूटता है ना, तो उसी से इसका उत्पन्न होता है, ठीक है ना, गामा किरणें का। और याद रखिएगा ये गामा किरण जो होती है गाइस, याद रखिएगा ये एक आयनकारी विकिरण होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह होता है, ठीक है। आयनकारी विकिरण होती है, विकिरण होती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है जो अल्फा कण होती है, अल्फा कण क्या होता है गाइस, तो अल्फा कण भारी कण होता है, ठीक है ना। अल्फा कण क्या होता है, ये एक भारी कण होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती, ये जो है अल्फा कण जो होती है गाइस, याद रखिएगा ये जो है त्वचा पर ही रुक जाती है। ये कण कैसी होती है, तो ये क्या करती है, त्वचा, त्वचा पर रुक जाती है, त्वचा पर रुक जाती है, ठीक है। ये आपका जो है अल्फा किरण। आज जैसे अगर यहाँ पे जो है जगह नहीं है, तो मैं बीटा किरण जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, बीटा किरण के बारे में। बीटा किरण, तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीटा किरण के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि ये त्वचा में प्रवेश जो है प्रवेश करती है, लेकिन बहुत गहराई तक नहीं करती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपके त्वचा में प्रवेश करती है, ठीक है ना, त्वचा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, मगर गहराई तक नहीं करती है, ठीक है ना, मगर गहराई तक नहीं जाती है, नहीं जाती है। गहराई तक कौन जाती है, गामा किरणें जाती है, जिससे हमें कैंसर वगैरह होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो तमिलनाडु में करती है, राजस्थान में करती है, ओडिशा में करती है, या फिर मध्य प्रदेश में करती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी ये कहाँ करती है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में।
नीलगिरी पर्वत में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोडा जनजाति के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो है आपका ये क्या करती है गाइस, तो ये जो है टोडा जनजाति जो है याद रखिएगा, ये भैंस पालन करती है, भैंस पालन करती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये लोग टोडा भाषा बोलती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में और आपकी कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु की बात करूँ, ठीक है ना, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे जो है आपका टोडा जनजाति, इसके बाद याद रखिएगा कोटा जनजाति, इसके बाद आपको याद रखना है इरूला जनजाति, इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, कुरुम्बा जनजाति, कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बात कर लेती हूँ आपका राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो राजस्थान में जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मीना जनजाति पाई जाती है, इसके बाद आपको याद रखना है गरासिया जनजाति पाई जाती है, गरासिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है सहरिया, सहरिया जनजाति, ठीक है। ये राजस्थान की है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओडिशा, ओडिशा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ओडिशा में आपके पाई जाती है, आपका हो गया होंड जनजाति, होंड जनजाति पाई जाती है, जुआंग जनजाति पाई जाती है, जुआंग, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सौरा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा संथाल हो गया, संथाल ये झारखंड में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में जैसे गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, बैगा। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सी जनजाति पाई जाती है, भिलाला जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और अधोशीर्ष, आभासी और अधोशीर्ष, या फिर ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका आभासी और जो है सीधा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अवतल लेंस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आप अवतल लेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो अवतल लेंस के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है याद रखिएगा, ये जो लेंस होता है जो बीच में जो है ये पतला होता है, ठीक है ना। अवतल लेंस क्या होगा, बीच में पतला होगा और किनारों पर जो है मोटा होता है, ठीक है ना। बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका अवतल लेंस के बारे में आपको याद रखिएगा कि जब जो समांतर प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या होती है, अवतल लेंस पे गिरती है, तो ये क्या होती है, अपवर्तित होकर ना अवतल लेंस पे जब गिरती है तो ये अपवर्तित होकर पूरा फैल जाती है, ठीक है ना। फैलने के बाद जो है ये क्या होती है, तो मतलब ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि जो लेंस के जो पीछे जो किसी बिंदु से जो है वो आ रही है, ठीक है ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन जो है उसी वही बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को जो है हम फोकस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अवतल लेंस जो है ये आपको याद रखना है प्रतिबिंब जो है ये हमेशा जो है आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। अवतल लेंस जो है याद रखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा कैसा बनाएगा गाइस, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी, सीधा, सीधा और छोटा, सीधा और छोटा बनाएगा, छोटा बनाता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम अवतल लेंस के जो है उपयोग के बारे में बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि उपयोग से रिलेटेड भी प्रश्न रहता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष के चश्मों में, ठीक है ना। जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के चश्मों में, ठीक है।
इसके बाद जो है और इसका उपयोग कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा इसका उपयोग होता है लेजर उपकरणों में। लेजर उपकरणों में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूरबीन में होता है। दूरबीन में होता है, ठीक है ना, इसका उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बराज से, भाखड़ा बांध से, गांधी सागर बांध से या फिर गोविंद वल्लभ सागर बांध से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी जो है ये हरिके बैराज से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हरिके बैराज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है हरिके बैराज जो है आपको याद रखना है, ये जो है आपका पंजाब राज्य में, ठीक है ना। हरीके बैराज आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपका पंजाब में। और पंजाब में कहाँ? जहां पर सतलज और व्यास नदियों का संगम होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? जहां पर सतलज और व्यास नदी का संगम होता है। व्यास नदियों का संगम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जो ये आपका इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई के बारे में याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई जो है ये है आपका जो है 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपका निर्माण इसका कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था स्टार्ट प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। निर्माण प्रारंभ याद रखिएगा, निर्माण प्रारंभ। तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था गाइस याद रखिएगा 1954 में। और 1954 में जो है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका लाभान्वित राज्य जो है ये कौन कौन से गाइस? तो यह तो निर्माण हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है लाभान्वित राज्य। लाभान्वित राज्य, तो इससे किस किस राज्य को लाभ होता है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तीन राज्यों को लाभ होता है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गोलीय चालक का विभव निर्भर नहीं करता है? तो विभव निर्भर नहीं करता है आवेश की मात्रा पर, गोले के द्रव्यमान पर, सतह के क्षेत्रफल पर या फिर दूसरे चालक की उपस्थिति पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है ये आपका जो है किस पे निर्भर नहीं करता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके गोले के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान का इसका कोई रोल नहीं होता है। विभव मतलब क्या होता है गाइस? विभव मतलब होता है आपका पोटेंशियल। विभव मतलब क्या होता है? विभव मतलब होता है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जो आपको याद रखना है कि जो गोले, ठीक है ना, याद रखिएगा जो गोलीय चालक का विभव जो है वो किस पे निर्भर करता है? गोलीय चालक का विभव निर्भर करता है। तो गोलीय चालक का विभव निर्भर करता है किस पे गाइस? तो याद रखिएगा ये निर्भर करता है आपके आवेश पर, आवेश पर निर्भर करता है। इसके बाद याद रखिएगा तीव्रता पे निर्भर करता है। और इसके बाद आपको याद रखना ये जो है आसपास की जो स्थिति होती है गाइस याद रखिएगा, यानी कि दूसरे चालक की उपस्थिति जैसे। तो आसपास की स्थिति मतलब समझ लीजिएगा आसपास की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको आवेश के बारे में समझाऊं तो आवेश के बारे में क्या है, यानी कि जितना अधिक चार्ज उतना अधिक विभवांतर उसका पोटेंशियल होगा। त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो जितनी छोटी त्रिज्या होगी उतना अधिक विभव होगा। तो इस दोनों पॉइंट के बारे में याद रख लीजिए। जैसे अगर मैं आवेश के बारे में बात करूँ उल्टा पड़ रहा है पर कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जितना अधिक आवेश होगा, ठीक है ना, जितना अधिक आवेश होगा यानी जितना अधिक चार्ज होगा
जितना अधिक चार्ज उतना ही अधिक क्या होगा, उतना अधिक विभव होगा, यानी कि पोटेंशियल होगा। ठीक है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि जितनी छोटी त्रिज्या होगी, जितनी छोटी त्रिज्या होगी, जितनी छोटी त्रिज्या होगी गाइस, उतना अधिक विभव होगा। ठीक है ना, उतना अधिक पोटेंशियल होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है किसने फेंका था। ठीक है ना, तो लोक सुरक्षा विधेयक को विरोध में जो है याद रखिएगा, किसके विरोध में, लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ जो है किसने किया था गाइस, तो ये है सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु ने, या फिर जो है बटुकेश्वर दत्त ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त ने की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बटुकेश्वर दत्त जो है गाइज देखिएगा 1929 में इन्होंने जो है दिल्ली का जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये कहाँ था गाइज, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली है आपका। ठीक है। इसी के साथ जो इन्होंने जो है बम फेंका था, और बम फेंकने के साथ साथ इन्होंने पर्चे भी फेंके थे। ठीक है ना, जो कि था लोक सुरक्षा विधेयक को लेकर जो है, और फिर जो है ब्रिटिश सरकार के जो है जो उनका दमनकारी कानून था उनके भी विरोध में था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस, ये जो थे आपके आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक संस्थापक थे। ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा राजगुरु, बहुत लोगों को लगता है राजगुरु इस कांड में शामिल नहीं थे। राजगुरु जो है लाहौर का जो सैंडर्स की हत्या में जो है इसमें शामिल थे। ठीक है ना, लाहौर में सैंडर्स सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ज्वार का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण से घट जाता है, तो निम्न तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो जल का क्वथनांक है, जो कि उच्च तुंगता यानी कि अधिक ऊंचाई पर जो है यह क्या होता है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो है ये क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ऊंचाई के बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, क्यों घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो गाइस आज का सेशन इतना ही है। आज का आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है। कमेंट करना ना भूले आपको चीजें समझ आई या नहीं आई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइस प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इसको नोट करिए एंड वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिए, एंड सेकेंड टाइम जो है उसका आपको नोट बनाए। पहले एक बार आप चीजें समझ जाएगी तब जाकर जो है आपको नोट बनाने में आसानी होगा। तो पहले नोट बनाइए, पहले वीडियो को एंड तक देखिए एंड सेकेंड टाइम आपको नोट बनाना ना भूले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा आपका प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।